हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम हमारे अर्ली मेडावल इंडिया को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट के लेक्चर्स में हमने हमारे चोला एम्पायर को स्टार्ट किया था एंड वी हैव रेड अबाउट द प्रोमिनेंट किंग्स रिगार्डिंग दिस डायनेसिटी। जो टाइम पीरियड हमारा है 850 से 1200 सीई तक का जिनका टाइम पीरियड है, हमने उनके बारे में पढ़ा, हमारे चोल एम्पायर के बारे में, जिसमें हमने बहुत इम्पॉर्टेंट जो किंग्स थे उनके बारे में देखा और हमने बात की कि उनके डिक्लाइन होने का कारण क्या रहा था। तो उस बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम हमारे चोल एम्पायर का जो है इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, इसके एडमिनिस्ट्रेशन को जानेंगे। तो चोला एम्पायर जो है, चोला एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसा रहा है, तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या चीज़ें हमें देखनी है, कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, वो भी हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आज हम हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चोलास। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोलास, चोलास का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा है, आज हम इसे देखने वाले हैं। तो जो हमें चोलास के कुछ इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, देखो चोलास के जो अभिलेख जो हमें मिलते हैं, इन अभिलेखों में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस इस तरह से चोला एम्पायर के रिलेटेड हमें दिखाई दिए हैं, जहाँ पर इन्होंने अपने किंग को अलग अलग नाम से जो है वो बुलाया है, वो अलग अलग यहाँ पर जो है नेम्स इनको दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे हमारे किंग। किंग जो हुआ करते थे यहाँ पर, ये राज्य संभालते थे और इन्हें कहा जाता था एज अ, इन्हें को बोला जाता था। किंग, हम किंग बोलते हैं और यहाँ पर इन्हें को बोला जाता था। को बोला जाता था क्योंकि इन्हें पता नहीं था ना भाई वो किंग होता है, तो इनको पता नहीं था, या इनको ये पता था कि ये राजा हैं। राजा या तो वर्ड बोला जाता था, को बोला जाता था। या अगर हम बात करें, चोला एम्पायर हमें साउथ इंडिया में दिखाई दिया है, तो साउथ इंडियन वर्ड्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि पेरूमल। पेरूमल भी एक नाम है जो किंग के लिए यहाँ पर यूज़ हुआ करता था, पेरूमल बोला जाता था। या पेरूमल अधिगल, पेरूमल अधिगल, पेरूमल अधिगल, जिसका मतलब होता है द ग्रेट वन। द ग्रेट वन इसका मीनिंग होता है, पेरूमल अधिगल जो है इसका मतलब होता है द ग्रेट वन, जो बहुत महान हो, जो बहुत महान हो उसे बोला जाता है पेरूमल अधिगल। तो किंग के लिए और भी नाम यहाँ पर दिए गए थे, जैसे कि हमने बात की राजा, राज अधिराजा। देखो राजा, राजा तो ये बोल ही रहे थे, ठीक है, राजा या राज अधिराजा, ये एक पूरा नाम है। तो यहाँ पर ये किंग को किंग करके नहीं बोलते थे, या एज अ कोई भी जो है मुनार्कियल जो सेंटर है वो कह के नहीं बुलाते थे। अभी किंग का नाम लेंगे तो कितना बुरा लगेगा, है ना, किंग का नाम लेंगे तो कितना अजीब लगेगा। राजा अधिराजा कहाँ है, राजा अधिराजा ने ये नहीं किया, राजा अधिराजा ने वो, ये ऐसे जो है एक महान व्यक्ति का जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहा है, जो एक किंगडम का राजा है, उसका नाम लेते हुए कितना अजीब लगेगा। आप तो अपने टीचर्स का भी नाम नहीं लेते, अपने पेरेंट्स का भी नाम नहीं लेते, तो अभी ये तो किंग है, किंग का नाम कैसे लिया जा सकता है, तो किंग का नाम थोड़ी लेंगे। किंग को आप राजा, राज अधिराजा कहकर बुला सकते थे, या इसे कह के बुला सकते थे आप को कौनमई, को कौनमई, को कौनमई, कोदन, को कौनमई कोदन कहा जाता था। किंग ऑफ किंग्स, इसका मतलब होता है किंग ऑफ किंग, राजाओं के राजा बोला जाता है, जैसे किंग ऑफ किंग्स, राजाओं के राजा को बोला जाता है कोकोनमई कोंदन। तो कोकोनमई कोंदन कहा जाता है इसे। तो ये एक जो है साउथ इंडियन नेम है, तो साउथ इंडिया में इसे कोकोनमई कोंदन कहा जाता है, जिसका मतलब है राजाओं के राजा,
राजाओं के राजा जिसका मतलब है। तो इस तरीके से इन जो है किंग को बुलाया जाता था। द किंग वॉज रेफर्ड एज को, पेरुमल और पेरुमल अधिगल, इस तरह के जो नाम थे वो किंग को दिए जाते थे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, जो किंग हुआ करता था इसके पास सारी अथॉरिटी हुआ करती थी और इसके पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी हुआ करता था जो इसे एडवाइस देता था। अभी किंग को एडवाइस कौन दे रहा है? किंग को एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे रहे थे। तो मंत्री परिषद हुआ करती थी। यहाँ पर किंग के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेजेंट थे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेजेंट थे। किंग के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेजेंट थे। जैसे आज आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो टॉपिक है हम उसे पढ़ते हैं, वैसे प्राइम मिनिस्टर का वो टॉपिक नहीं है, उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला जाता है। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक जो है टॉपिक दिया हुआ है, वो आर्टिकल हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पढ़ते हैं, जहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड किसे बोला जाता है? वो प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है। वैसे ही हमारे जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, स्टेट का जो गवर्नर होता है वो भी अगर कोई डिसीजन लेता है तो वो भी जो है किसके एडवाइस से लेगा? वो लेगा हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से, विच वॉज हेडेड बाय आर सीएम। चीफ मिनिस्टर से हेडेड किए जाते हैं तो वो गवर्नर को एडवाइस देगा। प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए कौन प्रेजेंट होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो वो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से किंग को एडवाइस देने के लिए कौन प्रेजेंट था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेजेंट थी, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किंग को एडवाइस दिया करती थी। तो यहाँ पर हमें जो चोल इंस्क्रिप्शंस हैं वो किंग को अलग अलग तरीके से यहाँ पर इन्हें डिफाइन करते हैं। किंग को बोला जाता है कि ये बहुत आकर्षक एक व्यक्ति थे, एक अट्रैक्टिव फिजिकल अपीयरेंस है हमारे किंग की। जो हमारे चोलास के इंस्क्रिप्शन है वो हमारे किंग को डिस्क्राइब भी करते हैं कि इनके फीचर्स कैसे थे। अभी हम जो है किंग को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? आम व्यक्ति से एक राजा किस तरह जो है वो डिफरेंट लगेगा। हर कोई एक जैसा तो नहीं होता है। जो किंग होता है उसकी जो है क्वालिटीज़ हमें दिखाई जाती हैं। वो किंग को डिस्क्राइब किया जाता है कि ये बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत ही आकर्षित हैं, बहुत जो है अट्रैक्टिव अपीयरेंस के हैं ये, और साथ के साथ ये बहुत ही बड़े वॉरियर हैं। इन्होंने बहुत सारी जो विजय को प्राप्त किया है। ही इज़ अ ग्रेट कॉन्करर एंड ही इज़ अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड अ जेनरस गिवर ऑफ गिफ्ट। और ये दान भी देते हैं, दान दक्षिणा भी दी जाती है, स्पेशली टू द ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स को दान दक्षिणा भी दिया करते थे। तो इस तरीके से हमारे चोल इंस्क्रिप्शन ने जो है एक किंग को डिस्क्राइब किया है। तो किंग की भी एक डेफिनेशन दी है कि जो किंग होगा वो बड़ा ही दयालु होगा, बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, साथ के साथ वो पावरफुल भी होगा, एक वॉरियर भी होगा, वो हमें प्रोटेक्ट भी कर रहा होगा, और वो जो है कॉन्करर भी होगा। वो जो है यहाँ पर आर्ट और आर्किटेक्चर को भी पैट्रोनेज करेगा, रिलीजियसलिस्टिक टॉलरेंस को भी प्रैक्टिस करेगा। हर जो व्यक्ति है उसे एक जो है यहाँ पर यूनिटी के साथ ही, इक्वालिटी के साथ देखा जाएगा। यहाँ पर जो है वो यूनिटी दिखाने की कोशिश करेगा अपने राज्य में। वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर इसे जो है वो बोला गया है। जो वर्ण का रक्षक भी होगा, हर वर्ण सिस्टम को बचाने के लिए किंग वहाँ पर प्रेजेंट होगा। और ये जो होगा ये हमेशा जो डेविल होगा, या अगर हम कहें जो इविल्स होते हैं, तो बुराइयों का नाश करने वाला इसे बताया जाएगा। इसे बताया जाएगा कि जो कलयुग की बुराइयां यहाँ पर आएंगी। कलयुग और सतयुग हमेशा एक साथ चलते रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो कलयुग आए अगर है, कलयुग की जो बुराइयां होती हैं, देखो अगर पॉजिटिवनेस होती है तो नेगेटिविटी भी साथ की साथ चलती है। एवरीथिंग गोज पैरेलल टू ईच अदर। कोई भी चीज़ को आप जो है वो नहीं रोक सकते। हर चीज़, अगर खुशियाँ आई हैं तो फिर कभी ना कभी आपको गम भी आएगा, गम भी साथ में चलेगा, खुशियाँ भी साथ में चलेंगी। तो हर चीज़ जो है वो स्टेबल नहीं रहती, खुशियाँ भी स्टेबल नहीं रहती, दुख भी स्टेबल नहीं रहता लाइफ में। लाइफ एवरी टाइम इट गोज़ ऑन, एंड लाइफ जो होती है वो एक स्ट्रगल होता है। लाइफ का दूसरा नाम ही स्ट्रगल है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, आज आपके पास दुख है, परेशानियां हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है,
हर इस तरह की नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा आपके पास है, देन डोंट बी स्ट्रेस्ड ओवर दीज थिंग्स। इसका स्ट्रेस भी मत लीजिए, क्योंकि आज है कल नहीं होगा। तो कल नहीं होगा, कल आप लोग जब आईएएस बन जाओगे या आप अपने पोजीशंस को हासिल कर लोगे, तब वहाँ पर आप बोलोगे अरे अभी ये चीज़ें जो हैं मैं अभी इंजॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ को, लेकिन लास्ट की लाइफ में मैंने, फिर आप लास्ट की लाइफ को कभी याद भी नहीं करोगे, लास्ट की लाइफ कभी याद नहीं रहेगी। जो आज चल रहा है आप उसमें जो है अगर परेशानियां हैं तो ये हमेशा रहने वाली नहीं है, ये स्टेबल नहीं रहती। परेशानी कभी भी स्टेबल नहीं रहेगी, स्ट्रेस स्टेबल नहीं रहेगा। आने वाले समय में ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं लाइफ में भी। तो इसे जो किंग हुआ करता था, किंग को बोला जाता है कि ये बुराइयों का जो है वो नाश करने वाला भी इन्हें बताया जाता है कि वो इसे डिस्ट्रॉय कर देगा। जितनी भी बुराइयां आएंगी कलयुग की, वो इसे डिस्ट्रॉय करने वाला है। कलयुग की बुराइयों से हमें प्रोटेक्ट करेगा। कौन करेगा? वो राजा ही तो करेगा, वो राजा ही है जो हमें प्रोटेक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये डिफरेंट जो चोल इंस्क्रिप्शंस हैं वो यहाँ पर किंग को यहाँ पर डिफाइन करते हैं हमारे पास। तो किंग को अलग अलग चीज़ों से यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि इनकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छी है, ये एक ग्रेट वॉरियर हैं, एक ग्रेट कॉन्करर हैं, ही इज़ अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड जनरस गिवर ऑफ गिफ्ट्स। एंड अगर हम बात करें इनके बारे में, देन ही इज़ अ प्रोटेक्टर ऑफ वरण श्रमण धर्म। मतलब कि ये जो हमारे वरण सिस्टम है इसको भी प्रोटेक्ट करेंगे, रिलीजियलिस्टिक चीज़ों को भी ये प्रोटेक्ट करेंगे। एंड ही इज़ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द इविल्स ऑफ द कलयुग। तो कलयुग की जो बुराइयां होंगी उनको ये नाश करने का एक व्यक्ति जो है उन्हें यहाँ पर बताया जाएगा। तो ये इनको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। अगर किंग को यहाँ पर अगर हम देखें, द किंग्स दे वर वेरी ऑफन कंपेयर्ड विद द गॉड्स आइदर डायरेक्टली और विद द डबल वर्ड्स और एंटेंडर्ड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो गॉड्स यहाँ गॉड से इसे डायरेक्टली और इनडायरेक्ट तरीके से किंग को यहाँ पर डिफाइन किया जाता था, किंग को कंपेयर किया जाता था। जो राजा हुआ करते थे दे वर कंपेयर्ड डायरेक्टली विद द गॉड्स और आइदर इनडायरेक्टली। तो इन्हें देवताओं के साथ सीधे या इनडायरेक्ट तरीके से इन्हें यहाँ पर कंपेयर किया जाता था गॉड से, क्योंकि हमेशा आपको इविल चीज़ों से कौन बचाते हैं? वो गॉड ही बचाते हैं। हर बुरी चीज़ से आपको कौन यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है आपकी लाइफ में? दैट इज़ द गॉड। आपको कोई अगर अच्छी चीज़ के बारे में रास्ता दिखाना है, आपको पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर करनी है, तो उसके बारे में कौन दिखाएगा? वो आपको एक अच्छा मार्ग कौन दिखाता है कि आप ज़िंदगी में ये कीजिए, वो आपको भगवान ही रास्ता बताते हैं। बस चलना आपको पड़ता है, मेहनत आपको करनी पड़ती है। उनका काम तो है सिर्फ आपको एक अपना पाथ, अपना लक्ष्य, अपना गोल, अपना एम दिखाने का, लेकिन वो करना तो आप ही को पड़ेगा। यू हैव टू डू योर ओन हार्डवर्क। अपना हार्डवर्क आपको खुद करना पड़ेगा। और यहाँ पर हार्डवर्क करने के लिए आपको भगवान हिम्मत दे सकते हैं। आपको आपके जो है पोजीशन पर आप बैठ करके वो आपको हाथ पकड़ कर नहीं करवा सकते, आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन्हें कंपेयर किया जाता था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द गॉड। इन्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गॉड से कंपेयर किया जाता था। लेट मी राइट इन द नेक्स्ट स्लाइड अबाउट द, हम किंग के बारे में बात कर रहे थे। तो किंग को यहाँ पर कंपेयर किया जाता था, कंपेयर्ड विद गॉड्स। या तो डायरेक्टली कंपेयर किया जाता था सीधे सीधे तरीके से, या इनडायरेक्टली किया जाता था कि इतना डिस्गाइज कर दिया, डिस्गाइज तरीके से किया कि पता भी नहीं चला। तो अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल को लें, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लें, हमारे पास एक एग्जाम्पल है हमारे चोल राजा, चोल किंग, जिनका नाम है राज राजा। राज राजा को भी यहाँ पर एक जो है यहाँ पर डिफाइन किया गया है एज सॉरी, यहाँ पर स्पेलिंग्स का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्योंकि ये स्पेलिंग्स जो हैं ये थोड़े से मुश्किल हैं, क्योंकि दीज आर वेरी टिपिकल ही ये एक साउथ इंडियन वर्ड है।
दैट इज उल्कल नंद। उल्कल नदा या उल्कल नद बोला जाता है, उल्कल नद बोला जाता है इन्हें, उल्कल नद बोला जाता है, उल्कल नद पेरुमल, उल्कल नद पेरुमल इन्हें बोला जाता है। कई बार नहीं ही भी याद रहता, मैं आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, ठीक है। अगर प्रोनाउंसिएशन में यहाँ पर मिस्टेक हो गया हो तो फिर इसे अपने दिल पे मत लेना या किसी भी चीज़ के लिए ऑफेंड मत होना। खुद अगर आपको पता है इसे करेक्टली कैसे प्रोनाउंसिएट किया जाता है तो इसे खुद आप प्रोनाउंसिएट कर सकते हो। तो चोला, जैसे कि हमने कहा, किंग को कंपेयर किया जाता था गॉड्स के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसका हमें एक एग्जाम्पल मिलता है, वो है हमारे राज राजा का। राज राजा एक चोला किंग है जिन्हें उल्कल नद पेरुमल बोला जाता था, उल्कल नद पेरुमल, जिसका मतलब होता है द ग्रेट वन हु मेजर्ड द अर्थ लाइक द गॉड विष्णु। आपने गॉड विष्णु जो थे हमारे भगवान विष्णु के बारे में उनका एक बारे में, वामन अवतार के बारे में सुना होगा, जो विष्णु जी के ही अवतार थे, वामन अवतार। उन्होंने 3 पगों में पूरी पृथ्वी को, पूरी जो हमारे ब्रह्मांड था उसको जो है उसको मेजर कर दिया था 3 पगों में। जब वो राजा के पास गए थे, राजा को अहंकार था कि भी मैं कुछ भी दे सकता हूँ, तो उन्होंने जो है वो 3 पग ज़मीन मांगी थी। लेकिन जो है वो राजा जो था वो वहाँ पर जो है उन्हें कहने लगा कि आप, वामन जी जो थे वो ही वॉज वेरी शॉर्टन इन हिज हाइट, वो अपने हाइट में बहुत छोटे थे। तो उन्होंने कहा कि आप, इनकी हाइट छोटी है तो इनके पग के, इनके पैरों के अगर साइज़ को हम देखें तो ये बहुत ही जो है बहुत थोड़ी एक कम ज़मीन को वो मांग रहे थे, बहुत ही कम ज़मीन वो कम मेजर कर पा रहे थे। उन्होंने उनके जब फीट्स की ओर देखा, फीट को जब उन्होंने देखा तो फीट को देखते ही वो उन्होंने कहा भी अभी 3 पग ज़मीन मांगी है तो फिर ये बहुत ही कम ज़मीन हो गई जो इन्होंने मांगी है। लेकिन जब उन्होंने अपना जो है एक दिखाया, एक अवतार जो थे वो भगवान थे, तो भगवान ने जब अपनी शक्तियाँ दिखाई उनको और वो अपने 3 पग में उन्होंने पूरी की पूरी पृथ्वी को जो है वो वहाँ पर मेजर कर दिया, उसे बोला जाता है उल्कल नद पेरुमल। तो राज राजा अपने आप को उल्कल नद पेरुमल कहते थे क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जिसने जो गॉड विष्णु जी के अवतार थे। तो ये अपने आप को उनसे कंपेयर कर रहे हैं, ये अपने आप को उनसे कंपेयर कर रहे हैं हमारे राज राजा ने अपने आप को उनसे कंपेयर किया दैट ही इज़ द ग्रेट वन हु मेजर्ड द अर्थ लाइक द गॉड विष्णु। तो इन्होंने 3 पगों में जो भगवान विष्णु जी के अवतार थे, वामन अवतार, उन्होंने 3 पगों में ही पूरी पृथ्वी को जो है वो मेजर कर दिया था। फिर उसके बाद जो किंग थे वो उनका जो है अहंकार जो था वो टूट गया था और उसके बाद उनको पता चला कि दैट ही वॉज वेरी रॉन्ग एट दैट टाइम व्हाट ही हैज़ डन। तो अपने किए पर उनको पछतावा था। तो यहाँ पर जो हमारे राज राजा हैं, द थिंग इज़ टू एक्सप्लेन यू कि जो हमारे राज राजा थे वो खुद को वामन अवतार की तरह समझते थे। वो उन्होंने खुद का कंपैरिजन हमारे जो वामन थे उनसे किया था, जो वामन जी थे जो विष्णु जी के अवतार थे उनसे किया था। अभी यहाँ पर ये चीज़ हम मान सकते हैं कि ऐसा खुद को कभी भी भगवान के साथ कंपेयर नहीं किया करना चाहिए। आइदर यू आर अ किंग और आइदर यू आर अ पर्सन। तो अपना, हम भगवान के कभी भी जो है बराबर नहीं हो सकते। ही इज़ अ गॉड, ही इज़ अ क्रिएटर एंड ही इज़ वर्शिप्ड ऑल अराउंड आर इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड टू नाउ। तो अभी जो है हमारे उल्का नद पेरुमल इनको कहा जाता था क्योंकि इसका मतलब होता है द ग्रेट वन who measured the earth like the god Vishnu, who according to a famous myth encompassed the universe with his 3 strides, जिन्होंने अपने 3 पगों में ही पूरे के पूरे ब्रह्मांड को जो है वो
नाप दिया था, 3 पगों से ही ब्रह्मांड को घेर लिया था उन्होंने। तो यहाँ पर गॉड विष्णु से इनको जो है कंपेयर किया जाता है, जो वामन अवतार थे हमारे। तो उल्का नद पेरुमल का मतलब है द ग्रेट वन हु मेजर द अर्थ लाइक द गॉड विष्णु encompassed the universe with his 3 strides। तो हमारे किंग जो थे उन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खुद को कंपेयर किया विद द गॉड्स। द किंग जो थे यहाँ पर, अगर हम बात करें, जो किंग को प्रोटेक्ट करते थे हमारे बॉडीगार्ड्स, तो किंग को यहाँ पर बॉडीगार्ड्स के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता था। अगर हम यहाँ पर किंग्स को देखें, हमारे किंग्स की हम बात कर रहे थे, किंग्स जो थे, किंग की प्रोटेक्शन के लिए बॉडीगार्ड्स प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर बॉडीगार्ड्स हुआ करते थे, बॉडीगार्ड्स थे जो प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर होते थे, किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। किंग की प्रोटेक्शन के लिए इन्हें रखा जाता था, इन्हें हायर किया जाता था। और हमारे बॉडीगार्ड जो थे ये शपथ लेते थे, ये एक जो है वो शपथ ली जाती थी, ये एक स्वर्ण करते थे दैट दे विल डिफेंड किंग्स एट एनी कॉस्ट ऑफ देयर ओन लाइफ। तो ये अपनी ज़िंदगी को भी दांव पर लगा देते थे किंग को बचाने के लिए, किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये इतने ज़्यादा दे वर वेरी पोजेसिव रिगार्डिंग द किंग। इनको किंग से इतना प्यार था कि ये किंग को बचाने के लिए खुद की जान भी कुर्बान कर देंगे। ये खुद मर जाएंगे लेकिन किंग को एक खरोश तक नहीं आने देंगे। तो इनका जो बॉडीगार्ड्स हुआ करते थे वो यहाँ पर प्रेजेंट थे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द किंग। और बॉडीगार्ड्स जो थे यहाँ पर शपथ लेते थे दैट दे विल प्रोटेक्ट देयर किंग एट एनी कॉस्ट। वो किसी भी कीमत पर अपने जो है अपने किंग को, अपने जो रूलर है, अपने राजा को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस बात की ये शपथ लेते थे और किंग को प्रोटेक्ट करना इनका फ़र्ज़ था, चाहे इनकी जान चली जाए। ये अपनी जान की कुर्बानी भी दे देते थे, हम अपनी जान भी दे देंगे लेकिन हमारे किंग को कुछ मत करना। तो यहाँ पर बॉडीगार्ड्स जो थे वो प्रोटेक्ट करते थे एट कॉस्ट ऑफ देयर ओन लाइफ। खुद की लाइफ को ये बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। तो यहाँ पर ये अपनी लाइफ की परवाह किए बिना किंग को प्रोटेक्ट करेंगे। किंग ज़रूरी है, इनकी लाइफ का क्या, ये जाए भाड़ में। तो कॉस्ट ऑफ देयर ओन लाइफ, खुद की जान को दांव पर लगा करके ये किंग को बचाते थे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्हें लैंड रेवेन्यूज़ जो से यहाँ पर इन्हें पे किया जाता था। तो हमारे बॉडीगार्ड्स जो हुआ करते थे ये हेरिडेटरी थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हेरिडेटरी थे, इनकी ज़िंदगी जो थी ये हेरिडेटरी थे। ये हमेशा एक पिता, उसके बेटे, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इसी तरह एक हेरिडेटरी यहाँ पर चेंज चलती रहेगी। तो ये हेरिडेटरी हुआ करते थे और इन्हें जो है वो लैंड रेवेन्यू में पे किया जाता था। तो बॉडीगार्ड्स को अगर हम देखें तो ये हेरिडेटरी थे और इन्हें जो है वो इन्हें लैंड रेवेन्यू की फॉर्म में पे किया जाता था, लैंड रेवेन्यू की फॉर्म में इन्हें पे किया जाता था। तो अगर हम इस बात का हमें तब पता चलता है जब 13th सेंचुरी में, अभी इस बात का कैसे पता चलेगा, ये 13th सेंचुरी की बात है, 13th सेंचुरी सीई की बात है, जब हमारे केरला में एक जो है यात्रा करने के लिए एक व्यक्ति आते हैं। हमारे केरला में एक पर्सन जो है विज़िट करते हैं, वेनिस के एक यात्री हैं, वो यहाँ पर आते हैं केरला में। वेनितन ट्रैवलर आते हैं। ये ट्रैवलर जो आते हैं ये कहाँ आते हैं, केरला में। केरला में आते हैं और इस ट्रैवलर का नाम क्या है, इसका नाम है मार्को पोलो। मार्को पोलो।
मार्को पोलो एक वेनिस यात्री हैं जो केरला में आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ही ये जो है इन्होंने एक चीज़ यहाँ पर लिखी। इन्होंने बहुत सारे जो है बुक्स लिखी हैं, उनमें इन्होंने बताया है कि जो हमारे राजा की जब मृत्यु हो जाती थी, राजा की जब डेथ हो जाती थी, जब मोनार्क की डेथ हो रही है, हमारे किंग की डेथ हो रही थी, तब जो हमारे बॉडीगार्ड्स हुआ करते थे, ये उनकी जो चिता होती थी, जब उनके जो है संस्कार किया जाता था, उनका जो है उनके चिता के ऊपर ही जो है वो उसके ऊपर ही कूद जाते थे। जब वो बॉडीगार्ड्स हुआ करते थे, जब उनके राजा की डेथ हो जाएगी तब वो बॉडीगार्ड्स उनकी चिता को ही चिता के ऊपर ही वो कूद जाएंगे जब उन्हें अग्नि दी जाएगी। जैसे कि हमने एक आपने देखा होगा जैसे सती किया जाता था, सती एक जो है फोर्स्ड प्रोसेस था, जो है सती प्रथा जो था वो वहाँ पर फोर्स किया जाता था। जो लेडी हुआ करती थी जिसका हस्बैंड की डेथ हो गई, जिस हस्बैंड की डेथ हो गई तो उस लेडी को ज़बरदस्ती उसकी मर्ज़ी के बिना उसके पति की चिता के ऊपर उसे बैठा दिया जाता था और आग लगा दी जाती थी। वो सती होता था। तो ये एक सती जो है एक बहुत ही बड़ा ही यहाँ पर अगर हम कहें तो इस सती प्रथा का हमेशा खंडन हुआ है शुरू से ही। ये चीज़ बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी को जो है अधिकार है कि वो भी अपनी ज़िंदगी को जी सकता है, ऐसा नहीं है आप ज़बरदस्ती उसके साथ ये चीज़ें करो। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे बॉडीगार्ड्स हुआ करते थे, इन्होंने तो शपथ ली थी। जब किंग की डेथ हो जाती थी, मार्को पोलो लिखते हैं कि जब किंग की डेथ हो जाती थी तो वो क्या करते थे बॉडीगार्ड्स, वो उनकी चिता के अंदर ही कूद जाते थे। वो वहाँ पर ही जो है चिता के ऊपर ही कूद जाते थे, अपने आप को भी जला लेते थे कि अगर हम हमारे राजा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, हम इसे बचा नहीं पाए, तो हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है, हम भी मर जाएंगे। राजा मर गया, हम भी मर जाओ, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये भी चीज़ हुआ करती थी। जो हमारे वेनिस के जो ट्रैवलर हैं मार्को पोलो, इन्होंने बताया, इन्होंने लिखा है कि जब किंग की डेथ हो जाती थी, इसकी डेथ हो जाती थी, तो जो किंग के बॉडीगार्ड हुआ करते थे, बॉडीगार्ड्स हुआ करते थे, दे बर्न देम सेल्फ। तो इसे आगे लिख देते हैं ताकि आपको क्लियरली यहाँ पर पता चल जाए। तब जब इसमें लिखा जाता है, किंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो 13th सेंचुरी की जब बात कर रहे थे, 13th सेंचुरी में हमारे पास एक वेनिस के ट्रैवलर आते हैं केरला में, हमारे पास मार्को पोलो आते हैं। आई विल राइट ओनली मार्को पोलो। मार्को पोलो 13th सेंचुरी में आते हैं एट केरला में, और मार्को पोलो लिखते हैं कि जब किंग की डेथ हो जाएगी, जब किंग की डेथ हो जाएगी तब किंग के जो बॉडीगार्ड्स होंगे, जो किंग के बॉडीगार्ड्स होंगे, दे विल बर्न देम सेल्फ, वो भी उसी चिता में जलकर राख हो जाएंगे। तो वो भी जो है अपने आप को जला लेंगे इन द सेम फ्यूनरल पायरी। वो फ्यूनरल पायरी में ही जो है जलकर राख हो जाएंगे। फ्यूनरल पायरी वो चिता होती है, चिता को बोला जाता है, वो भी चिता में कूद कर अपने आप को जला लेंगे। बर्न देमसेल्फ इन फ्यूनरल पायरी। फ्यूनरल पायरी मतलब कि जो जल चिता होती है उसे बोला जाता है। तो जो है उसका जब चिता जल रही होगी तब वो भी उसी में कूदकर अपनी जान दे देंगे, क्योंकि वो भी उसको बचा नहीं पाए। जो किंग हुआ करता था, देखो किंग जो है ही इज़ आफ्टर ऑल जो है रूलर है, वो एक डायनेसिटी को चला रहा है। तो किंग के पास ऑलरेडी जो है वो ऐसा नहीं है कि उसके पास छोटा सा घर होगा। ऑब्वियसली किंग है तो उसके पास बहुत बड़े बड़े घर होंगे, राजमहल में रहेगा, जो है गोल्ड के स्पून्स के साथ इसे फीड किया जाएगा। ये एक यहाँ पर अगर हम कहें तो फिर एक बड़ा ही नाज़ों से पलने वाला एक चाइल्ड होता है किंग, कि जिसे सोने की चम्मच में जो है वो चीज़ें परोसी जाती हैं, चीज़ें दी जाती हैं। बड़ा नवाब बच्चा होता है ये
ठीक है। जो किंग होता था इसके पास बहुत ही बड़ा घर था, राजमहल था, बहुत बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल्स थे, बहुत ही बड़ा एक विशाल गार्डन था। देखो एक किंग है तो फिर किंग को विशाल गार्डन तो चाहिए ही, उसे घूमना है, उसे सोचना है। अभी वो कहीं और तो नहीं जाएगा, उसके पास कोई और जगह नहीं है घूमने के लिए। वो दिलजीत के कॉन्सर्ट्स में नहीं जा सकता, तब दिलजीत दोसांझ नहीं था, इसीलिए वो वहाँ पर नहीं जा सकता था। उसके पास सिर्फ एक गार्डन था जहाँ पर वो जा कर के खुद का जो है एंटरटेनमेंट कर सकता है, चीज़ों को देख सकता है, नेचर को एंजॉय कर सकता है। उसके पास टेरेस हुआ करता था, छत होती थी, छत के ऊपर जा कर के वो चीज़ों को देख रहा है। अरे अच्छा, कितनी अच्छी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, चांद कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। तो वो चीज़ें जो थी वो अपने छत के ऊपर इंजॉय करता था। उस टाइम के ऊपर काइट फ्लाइंग नहीं होती थी, उसके पास पतंग नहीं थी ताकि वो पतंग उड़ा सके। हवा अच्छी चल रही है, चलो पतंग उड़ाते हैं, ऐसा नहीं था उसके पास। उसे जो थी चीज़ें थी उसे समझनी होती थी, देखनी होती थी। तो उसके पास तो है लग्जूरियस लाइफ होगी। अरे उस किंग ऑलवेज हैव अ लग्जूरियस लाइफ। तो किंग के पास हमेशा लग्जूरियस लाइफ होगी, वो रॉल्स रॉयस में घूमेगा। अरे उस टाइम के ऊपर रॉल्स रॉयस थी ही नहीं, तो किंग कहाँ से रॉल्स रॉयस में घूमेगा। तो यहाँ पर जो है किंग हमारा वैसे लग्जूरियस लाइफ में रहेगा। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, देन किंग विल हैव अ लार्ज हाउस होल्ड्स एंड अ लार्ज पैलेसेस। इसके पास बहुत बड़े बड़े राजमहल होंगे। अंबानी का एंटीलिया भी उसके सामने छोटा पड़ जाएगा किंग के बारे में। इट्स ओनली अ मेयर जोक, ठीक है, इसे दिल पे मत लेना, ठीक है। तो किंग जो हुआ करते थे, किंग के पास जो है लार्ज पैलेसेस थे, लार्ज पैलेसेस थे, स्पेशियस गार्डन्स थे, एक्सेट्रा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी एक चीज़ यहाँ पर मेंशन थी जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी, तो मैंने बता दिया। इट्स मेयर टू मेमोराइज और टू कहीं ना कहीं अपने दिमाग में बिठा लेना कि यहाँ पर हुआ करता था। तो आगे अगर हम बात करें तो हमारे चोलास के अगर हम आर्मी के बारे में देखें तो चोलास की एक बहुत ही लार्ज आर्मी हुआ करती थी। चोलास की लार्ज आर्मी थी। तो अगर यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज़ अबाउट द चोलास आर्मी। आज चोलास की आर्मी को हम थोड़ा सा ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाकी का पार्ट जो होगा वी विल डिस्कस इनटू द नेक्स्ट लेक्चर। आज हम सिर्फ इतना देखेंगे दैट द चोलास दे मेंटेन अ लार्ज आर्मी विच जिसके पास 3 अंग हुआ करते थे। तो चोलास की आर्मी को हम डिटेलिंग में कल डिस्कस करेंगे। आज एक छोटी सी ब्रीफिंग यहाँ पर मैं आपको देना चाहूँगी चोलास की आर्मी का। तो चोलास की जो आर्मी हुआ करती थी वो बहुत ही लार्ज आर्मी थी, इनकी लार्ज आर्मी थी। और इस आर्मी के जो हुआ करते थे वो 3 अंग थे इसके, 3 लिम्स थे इसके, 3 अंग थे इनकी आर्मी के। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो एलिफेंट्स हुआ करते थे, एलिफेंट्स थे, कैवेलरी थी इनके पास, और इन्फेंट्री भी हुआ करती थी। इन्फेंट्री, इन्फेंट्री भी थी यहाँ पर इनके पास। तो ये हमारा, मैंने एक छोटा सा यहाँ पर एक ओवरव्यू ही बताया है आपको कि इनकी जो आर्मी थी वो कैसी हुआ करती थी हमारे चोलास की, जिसे हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसे ज़्यादा डिटेलिंग में जो है डिस्कस करेंगे। तो एक विशाल सेना के साथ हमने यहाँ पर शुरुआत कर ली है कि द चोला maintained a large army which consists of 3 limbs, that is elephants, cavalry and infantry। और इन्फेंट्री जो हुआ करती थी इसके पास आर्म्स भी हुआ करते थे, जिसे अगर हम बात करें तो इसका जो था वो आर्म्स इनके पास हुआ करते थे, जिन्हें बोला जाता है भी भाले हुआ करते थे इनके पास। इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी ताकि ये खुद को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर पाए। तो ये था विशाल राज्य जो है हमारी आर्मी के बारे में, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। मैं यहीं पर ही आज इसे वाइंड अप कर रही हूँ, थोड़ा सा मैंने इसकी भूमिका ही आपको बताई है। बाकी का सारा जो होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेलिंग के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही वाइंड अप करते हैं कि यहाँ पर किंग कैसे थे हमारे
चोला एम्पायर में हमने एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ हमने अभी किंग्स देखे हैं। जो किंग हुआ करता था उसके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी प्रेजेंट थे और किंग खुद को कंपेयर करते थे गॉड्स के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसका भी हमने एक एग्जाम्पल समझा। और यहाँ पर किंग के पास बॉडीगार्ड्स भी हुआ करते थे। बॉडीगार्ड्स जो थे देवर जो थे यहाँ पर वो इतने ज़्यादा पोजेसिव थे, इतने प्रोटेक्टेड थे अपने किंग को लेकर के कि वो अपनी जान दांव पर लगा करके वो किंग्स को जो थे प्रोटेक्ट करते थे। अगर किंग की डेथ हो जाती थी तो वो बेचारे उनकी चिता के ऊपर ही कूद जाते थे और अपनी जान दे देते थे। तो ये था यहाँ पर मार्को पोलो ने हमें एक चीज़ बताई है, मार्को पोलो ने बताई थी, ठीक है। मार्को पोलो ने ही बताया, उन्होंने अपनी राइटिंग्स में लिखा कि जो बॉडीगार्ड्स थे वो खुद को जला देते थे इन द फ्यूनरल पायरी ऑफ द किंग। जो किंग हुआ करते थे, किंग की जो चिता थी उसके ऊपर जो है खुद को जला करके राख कर देते थे, तो वो भी वहाँ पर मर जाते थे। तो अभी हमने सिर्फ चोला डायनेसिटी के बारे में देखा कि किंग के बारे में कैसा था। तो अभी हम आर्मी को देखेंगे, वो आर्मी को कल डिस्कस करेंगे। आज इतना ही मैंने बताया है कि इनकी आर्मी बहुत बड़ी थी और इसमें 3 अंग आते हैं, दैट इज़ एलिफेंट, कैवलरी एंड इन्फेंट्री। तो आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट में कवर अप करेंगे। बाकी का पार्ट जो होगा आर्मी का वो डिटेलिंग में नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड thank you so much for the love and support which you have shown towards my channel. thank you so much एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपको वहाँ पर मिलते रहें। अगर कोई भी अपडेशन होगा तो मैं आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़।